हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी रीडिंग का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आइए इसको देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 है, इसको हम एनसीईआरटी की रीडिंग करने वाले हैं। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उन सबको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो दूसरे अदर एसेंशियल सब्सटेंस हैं उन सब की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में या सेल की जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस है उनको भी लगातार हमको रिमूव करना पड़ता है, और इन सब के लिए आपके बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो इन चीजों को टू द सेल तक लेके जाए और कुछ चीजों को सेल से वापस लेके आए। सेल तक ले जाने का मतलब है जो न्यूट्रिएंट्स है और जो एसेंशियल सब्सटेंस है, जो ऑक्सीजन है, वो सेल तक लेके जाना है, और सेल ने जो वेस्ट प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट बनाए उनको वापस लेके आना है। ओके, तो जो अगर आप डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स देखोगे तो इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किसी में ये काम किसी तरीके से होता है, किसी में किसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेज और सीडेंटेटा, वो इस काम के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों में क्या होता है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनकी बॉडी क्या करती है, इनकी सराउंडिंग में जो वाटर रहता है ना, वो इनके अंदर आ जाता है और उसी वाटर के थ्रू ये एक्सचेंज करके अपना काम चलाते हैं। ओके, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इनमें इस काम के लिए एक स्पेशल फ्लूइड रहता है जो उनके अंदर इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और सबसे कॉमन जो फ्लूइड होता है, मोस्ट कॉमन, वो होता है ब्लड। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा भी लिक्विड रहता है, इसको बोलते हैं लिम्फ। ये भी कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। यानी मेनली हमें क्या होता है, ब्लड जो ये सारे काम करता है, पर कुछ सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिम्फ भी करता है। ओके, हालांकि लिम्फ भी ब्लड के फिल्टर होने से ही बनता है। तो आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि जो आपका ब्लड है, लिम्फ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोजिशन क्या है, सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये सब आप इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ओके, तो ब्लड क्या है बेटा? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। भले यहाँ पर ये कॉमा लगा दिया बेटा, फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब प्लाज्मा, एक ही बात है। ब्लड का जो मैट्रिक्स है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का होना कनेक्टिव टिश्यू की एक खासियत होती है। कनेक्टिव टिश्यू में दो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है मैट्रिक्स, एक होता है सेलुलर एलिमेंट, और तीसरा होता है फाइबर्स। तो आपके ब्लड में क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। ठीक, तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर यानी भूसे के कलर का होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, और ये आपके ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। ओके, तो प्लाज्मा ने ब्लड का कितने परसेंट हिस्सा बनाया? 55% हिस्सा बनाया। अब मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात करने वाला हूं। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 92% क्या होता है, अकेला वाटर होता है, और 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और इन प्रोटीन्स में मेनली क्या होता है बेटा, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। ओके, अब इनके काम भी देख लेते हैं कौन क्या काम करता है। तो जो आपका फाइब्रिनोजन है वो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन करता है। जब भी आपको चोट लगती है तो आपका ब्लड बहता है, उसके बाद उसमें थक्का जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, वो काम किसका होता है, फाइब्रिनोजन का। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स होते हैं वो आप में क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। और आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो एल्बुमिन होता है वो आप में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयंस। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब आपके प्लाज्मा में पड़े होते हैं। ओके, और क्या होता है प्लाज्मा में, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स या कोएगुलेशन जो फैक्टर्स हैं वो आप में ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, अगर हम, अच्छा ये भी और सुनो, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, ये इनएक्टिव कंडीशन में पड़े रहते हैं बेटा। जब आपको कट लगेगा तब ये एक्टिवेट होंगे। अभी मेरे प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में है, क्योंकि अगर अभी वो एक्टिवेट होगा तो मेरे अंदर ही क्लॉट बन जाएगा। ओके, अगर आप प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ प्लाज्मा का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं सीरम।
यानी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, चलो प्लाज्मा की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी उसका जो सेलुलर पार्ट है, कौन कौन से सेल्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तुम देखो कौन कौन से सेल्स होते हैं। सेल्स मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट, तो एक होता है एरिथ्रोसाइट, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या जो आपका सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड है, वो ब्लड का कितना हिस्सा बनाता है, 45%, जबकि प्लाज्मा ने कितना हिस्से को कंस्टिट्यूट किया था, 55, तो टोटल हो गया ना 100%। ओके, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, यानी इरिथ्रोसाइट की। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ओके, तो इरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, और इसका अगर आप नंबर देखोगे हेल्थी ह्यूमन के अंदर तो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। ओके, और इनका फॉर्मेशन कहां होता है, ये कहां पर बनते हैं, तो ये बनते हैं बेटा रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं एडल्ट में। इसका मतलब एम्ब्रियो में कहां बनते होंगे, इसमें लिखा नहीं है, एम्ब्रियो में कहां बनते हैं, लिवर में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं। ठीक है, बट एडल्ट की यहां पर बात की जा रही है, तो एडल्ट में कहां बनता है, ये रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो कहां होता है, स्पॉन्जी बोन में, और स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर दे सकते हो, रेड बोन मैरो में एडल्ट में होता है। आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ज्यादातर मैमल्स के अंदर। मैमल्स की बात कर रहा हूं मैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा बेटा, बाइकॉन्केव हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ मैमल्स का मतलब कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे कि कैमल एंड लामा, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, भले ही वो मैमल्स होते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो आपका आरबीसी है, इनके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है। ओके, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी भी रेड कलर की दिखती है। हीमोग्लोबिन का अमाउंट हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर इससे कम हो जाएगा, 12 से भी कम हो गया, तो आपको एनीमिया कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, खून की कमी जिसको बोलते हैं। ओके, ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, तो ये आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आरबीसी का लाइफ स्पान की अगर आप बात करोगे, इसका जीवन कितना होता है, 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज स्प्लीन इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, अब हम बात करते हैं, ये आरबीसी खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। तो इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है ही नहीं। तो आरबीसी का जो कलर रेड था वो हीमोग्लोबिन की वजह से था, इसमें नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, और इनमें न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड है, जबकि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड था, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनका नंबर आरबीसी से अगर आप कंपेयर करोगे या प्लेटलेट से भी करोगे तो कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, इनकी लाइफ भी कितनी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। अब इसमें टाइम दिया नहीं है, मैं बोल सकता हूं कुछ घंटों से कुछ दिन तक होता है। ओके, तो आपके डब्ल्यूबीसी को मैं दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, पहला हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा हो जाएगा आपका अग्रैन्युलोसाइट। तो जो आपका न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, इनको हम किस में रखेंगे, ग्रैन्युलोसाइट में, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को हम किस में रखेंगे, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे और अग्रैन्युलोसाइट मतलब उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। ये नाम से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ओके, तो अब पहले हम ग्रैन्युलोसाइट में जो सेल्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप हमारा ये न्यूट्रोफिल्स है, ये मोस्ट अबंडेंट है, ये सबसे ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन होता है, न्यूट्रोफिल, इसका नंबर होता है 60 से लेके 65%। तो टोटल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसोफिल्स की, ये सबसे कम होते हैं, लीस्ट होते हैं बेटा, और उसका अगर आप परसेंटेज देखोगे तो कितना होता है, 0.5 से लेके 1% होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट,
तो यहाँ पे मोनोसाइट का परसेंटेज भी लिख के दिया है, ये दोनों का परसेंटेज नहीं बेटा। न्यूट्रोफिल कितना था 60 से लेके 65%, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है 6 से 8%। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, फैगोसाइटिक का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। मतलब आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ये मार डालता है। बेसोफिल्स क्या निकालते हैं, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये वेसोडाइलेटर होता है, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, और ये हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। ठीक है, तो बेसोफिल्स काम क्या करते हैं बेटा, बेसोफिल्स आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इओसिनोफिल की बात करते हैं तो इओसिनोफिल का जो नंबर है वो होता है 2 से 3%, और ये किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। और इसके अलावा आप में जो एलर्जिक रिएक्शन है ना उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, उनसे भी ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब ग्रैन्युलोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट थे, तो पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट का नंबर होता है 20 से 25%। ओके, और इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हो जाएगा बी लिम्फोसाइट और दूसरा हो जाएगा टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बोन मैरो डिपेंडेंट लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। ओके, और ये दोनों ही लिम्फोसाइट आप में इम्यून रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो भी इम्यून रिस्पांस देती है वो ये बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से ही देती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या है बेटा, इसका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का मतलब होता है पीस, टुकड़े। ठीक है, तो आपकी जो बोन मैरो है उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, यानी बड़े न्यूक्लियस वाली सेल। तो ये जो मेगा कैरियोसाइट है इनके ही फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स इंटैक्ट सेल नहीं है, सही सलामत सेल नहीं है, ये मेगा कैरियोसाइट के पीसेज हैं, टुकड़े हैं, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, प्लेटलेट्स। ये क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है इसलिए इसको नाम दे दिया थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। ओके, नॉर्मली इसका नंबर कितना होता है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, यानी पर क्यूबिक एमएम में कितना मिलेगा ये आपको 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख। ओके, ये डिफरेंट वैरायटीज के सब्सटेंस रिलीज करता है, जिनमें से ज्यादातर आप में जो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी आपको चोट लगती है तो क्लॉट जो बनता है उसमें इसका मेन रोल रहता है। ठीक है, अगर इनमें रिडक्शन हो जाए, अगर आप में प्लेटलेट का नंबर कम हो जाए तो आप में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी से एक्सेस ब्लड का लॉस हो जाएगा। ओके, जैसे डेंगू का जो फीवर होता है उसमें जो डेंगू वायरस है वो प्लेटलेट को अटैक करता है, तो उसमें प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। ओके, अगला है ब्लड ग्रुप्स। तो इंसान को जो ब्लड देखा है आपने, आपको दिखने में लगता है सबका रेड कलर का एक जैसा है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट में वो आपस में अलग अलग रहता है। तो ब्लड ग्रुपिंग तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है वो दो ही सिस्टम को यूज किया जाता है, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एबीओ ग्रुपिंग की। ओके, तो जो एबीओ ग्रुपिंग है वो स्पेशल एंटीजन होते हैं ए एंड बी, इनके प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। यानी किसकी आरबीसी पर ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप एबीओ डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये एंटीजन है तो ये क्या करेंगे, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि एंटीजन क्या करेगा, आप में इम्यून रिस्पांस को पैदा कर देगा, जिसके बदले में आपकी बॉडी क्या बनाएगी, इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ए और बी के आधार पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अगर ए और बी एंटीजन है तो इनके अगेंस्ट लड़ने वाला एक नेचुरल एंटीबॉडी भी होगा, 2 नेचुरल एंटीबॉडी भी होंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए भी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी भी होगा। ठीक है, तो नीचे एक टेबल दिया जा रहा है, उसमें ये बताएंगे कि ब्लड ग्रुप्स आप में ये ए बी और ओ ये 4 टाइप का होता है। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप किसी से ब्लड लेते हैं, यानी डोनर का ब्लड को बहुत अच्छे से केयरफुली मैच कर लेते हैं जिसको हमें देना है, क्योंकि अगर ये आपने मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आप में सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे क्लम्पिंग,
आरबीसी का गुच्छा बन जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा उनका आपस में, सीरोलॉजिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्लंपिंग। इसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और लेने वाले की जान को खतरा हो सकता है। चलिए टेबल है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप के नाम है, कौन कौन से एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन से होते हैं और उनको कौन कौन दे सकता है। तो जिसके आरबीसी पर ब्लड ग्रुप ए है, जिसके आरबीसी पर ब्लड ग्रुप ए है, तो वो उसका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मैं ऐसे बताता हूं आपको, जिस इंसान के आरबीसी पर जिस नाम का एंटीजन होता है वही उसके ब्लड ग्रुप का नाम होता है। जैसे अगर किसी इंसान के आरबीसी पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। इसलिए होगा क्योंकि एंटीबॉडी बी ए से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज कैसे होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से रिएक्शन करेगा, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से करेगा। तो ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन है कि अगर किसी के आरबीसी पर ए एंटीजन है मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया उसका, ए, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। ठीक है, और उसको कौन कौन दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। अगर किसी इंसान के आरबीसी पर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा रहने वाला है बेटा, एंटीबॉडी ए रहने वाला है। तो इसको कौन कौन दे सकता है, एक तो बी दे सकता है और ओ दे सकता है। अगर किसी इंसान के आरबीसी पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। बेटा क्यों होगा, अगर एंटीबॉडी ए होगा तो वो ए से रिएक्शन कर लेगा, अगर एंटीबॉडी बी होता तो बी से कर लेता। इसलिए जिनके आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। और क्यों होना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूं इसलिए नहीं होता है। ठीक है, और इसको कौन कौन दे सकता है, ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ भी दे सकते हैं, यानी ये ए बी वाला सबसे ले सकता है। ओके, अब ओ, जिस इंसान के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, मतलब नील है, तो उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन इसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, और ये ले किससे सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, अब ऊपर जो आपने टेबल देखा उससे आपको क्लियर पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। देखो ओ सबको दे रहा है, ओ सबको दे रहा है, देखो ओ इसको दे रहा है, ओ इसको दे रहा है, ओ इसको दे रहा है, उसको दे रहा है। इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि ओ क्या है, आप में यूनिवर्सल डोनर। जबकि आप देखोगे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, तो ये तो हो गया आपका एबीओ सिस्टम। अब हम बात करते हैं आरएच सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ए और बी एंटीजन होते हैं ना, ऐसे ही आरएच एक तरीके का एंटीजन होता है, ये भी आरबीसी की सरफेस पर होता है। तो देखो जरा, अनदर एंटीजन आरएच एंटीजन होता है और ये रिसस मॉन्की के अंदर भी पाया जाता है। तो रिसस मॉन्की की वजह से इस एंटीजन का नाम क्या रख दिया, आरएच एंटीजन। आरएच स्टैंड्स फॉर रिसस मॉन्की। ठीक है, तो दुनिया में अगर आप ह्यूमंस देखेंगे तो आरबीसी का जो आरएच एंटीजन है वो लगभग 80% लोगों के आरबीसी पर आरएच एंटीजन होता है। और जिन लोगों के आरबीसी पर आरएच एंटीजन है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिन ह्यूमंस के ब्लड की आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। वो अलग था बेटा, ए एंटीजन था कि नहीं था, बी था कि नहीं था। यहां पर हम सिर्फ आरएच की बात करेंगे। अगर आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। तो लगभग कितने लोगों के आरबीसी पर होता है ये, 80%। तो अपने आसपास आप देखोगे तो ज्यादातर लोग पॉजिटिव मिलेंगे, यानी 80% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या रहता है, इसका भी हम वैसे ही पढ़ सकते हैं कि मान के चलो आरएच एंटीजन है। ठीक है, आरएच एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट भी तो कोई एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं आरएच एंटीबॉडी। हालांकि आरएच एंटीबॉडी पहले से नहीं होता है, जबकि आपने ब्लड ग्रुप एबीओ में क्या पढ़ा था, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी नेचुरली होता है, लेकिन आरएच एंटीजन तो होता है, लेकिन आरएच एंटीबॉडी पहले से किसी में नहीं होता है। लेकिन जब भी नेगेटिव के कांटेक्ट में आरएच पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव के कांटेक्ट में पॉजिटिव ब्लड आएगा, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना लेगा, आरएच एंटीजन बना लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का कैसा है, नेगेटिव है। मैं नहीं बोलता मेरा ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, मेरा ब्लड कैसा है, नेगेटिव है, यानी मुझ में आरएच एंटीजन नहीं है। अब किसी ने मुझको ब्लड दिया, वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब उसके आरबीसी पर क्या है, आरएच एंटीजन है। तो मुझ में अभी
RH एंटीजन को मारने वाला कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जब भी कोई मुझे पॉजिटिव ब्लड देगा तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, RH एंटीजन बन जाएगा, और मेरा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, RH एंटीबॉडी। तो मैं यही कह रहा हूं कि RH एंटीबॉडी पहले से नहीं होता है, लेकिन जब भी उसके कांटेक्ट में RH पॉजिटिव ब्लड आएगा तो वो एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, तो हम ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है इसको भी पहले से चेक कर लेते हैं। अगर आपको किसी को ब्लड लेना है और देना है तो आपको RH को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, ये इसका मतलब हो गया। अब एक केस हम यहाँ पर पढ़ते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी का। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो कैसी है, नेगेटिव है, उसकी जो यूटेरस है, उस माँ की जो कोख में बच्चा पल रहा है ना, वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब इस बच्चे के आरबीसी पर RH एंटीजन है, जबकि मां के आरबीसी पर RH एंटीजन नहीं है, तभी तो ये नेगेटिव है। और मां और बच्चे का दोनों का ब्लड कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में प्लासेंटा से सेपरेट रहते हैं। बेटा किससे रहते हैं, प्लासेंटा से सेपरेट रहते हैं। लेकिन जब इसकी पहली डिलीवरी होगी, ठीक है, तो उस समय क्या चांस हो जाएगा कि जो मां का ब्लड है उसके कांटेक्ट में उस फीटस यानी उस बच्चे के RH पॉजिटिव वाला ब्लड उसकी मां के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जबकि मां कैसी थी बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, तो मां अगर नेगेटिव है तो मां नेगेटिव है और बच्चे के आरबीसी पॉजिटिव थे, तो जैसे ही पहली डिलीवरी होगी तो बच्चे के पॉजिटिव आरबीसी मां के कांटेक्ट में आएंगे, और मां नेगेटिव होने की वजह से उस पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बना लेगा, RH एंटीबॉडी बना लेगा, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब बन गया। तो पहला बच्चा तो बच गया। अब जो आगे की डिलीवरीज होंगी उसमें अगर फिर से बच्चा पॉजिटिव है तो अब मां में क्या बन चुका था बेटा, RH एंटीबॉडी बन चुका था, और वो प्लासेंटा को पार करके बच्चे के अंदर जितने भी पॉजिटिव आरबीसी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे बच्चे की जान चली जाएगी, घातक ये फैटल है, और उसको सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा, जिससे बच्चा मां की कोख में मर जाएगा। समझ गए ना, इस केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर आपको इस कंडीशन से बचना है तो कैसे बच सकते हैं, जब इस लेडी की फर्स्ट डिलीवरी होगी, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी होगी तो जो पॉजिटिव बच्चा है प्लासेंटा टूटेगा तो बच्चे की कुछ पॉजिटिव आरबीसी मां के नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे और मां क्या बना लेगी, RH एंटीबॉडी। तो RH एंटीबॉडी मां बनाए इसके पहले आप उसको मार्केट से बना बनाया RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दो, तो जितने पॉजिटिव आरबीसी बच्चे की मां में गए थे वो जो आपने बाहर से RH एंटीबॉडी लगाया उनको मार देगा, यानी मां खुद नहीं बना पाएगी RH एंटीबॉडी, जिससे मां में मेमोरी B सेल नहीं बन पाएंगे, ताकि फ्यूचर में अगले बच्चे की जान को खतरा कम हो जाएगा। खतरा तो बना रहता है बेटा, यही यहाँ पे लिखा है, देखो जरा, अगर इस कंडीशन को आपको अवॉइड करना है तो उसको एडमिनिस्ट्रिंग करना चाहिए आपको एंटी-RH एंटीबॉडी मदर के लिए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कोएगुलेशन की। थोड़ा सा इसको एडिंग अपना कट रहा है, उसको मैं कर लेता हूं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का क्लॉट बनना। जब भी आपको चोट लगती है तो आपके बॉडी से ब्लड बहने लगता है, और कुछ समय बाद आपका जो ब्लड का बहना है, फ्लो होना है, वो रुक जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी स्टॉप ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड स्टॉप, ब्लड का जो फ्लो होना, ब्लड जो फ्लो हो रहा था उसका स्टॉप होना ही कुछ समय बाद क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। अभी आपको कट लगा, कुछ टाइम खून बहेगा, उसके बाद ही अपने आप बहना रुक जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो कुल मिलाकर ब्लड क्लॉटिंग ऐसी मैकेनिज्म है जो आप में बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस को रोकती है। ठीक है, तो तुमने भी देखा होगा कि जहां पर आपको कट या इंजरी होती है उस साइड पर एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है। ओके, कुछ समय बाद बन जाता है, पपड़ी नहीं बन जाती, आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग है वो कैसे बनता है, क्लॉट या कोएगुलेशन मेनली किससे बनता है, फाइब्रिन की जो थ्रेड्स हैं उसका नेटवर्क और आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं खास करके डेड और डैमेज वाले वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, यानी फाइब्रिन के जो धागे हैं वो ऐसा नेटवर्क बना लेंगे और इनमें आपकी जो बॉडी के सेल्स है ना, ब्लड के सेल्स हैं डैमेज और डेड, वो उसमें फंस के एक क्लॉट बना देंगे, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया को देखो कैसे बता रहा है एनसीईआरटी। ये जो फाइब्रिन्स है ये किससे बना है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से। अभी मैंने आपको बोला था प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन
प्रोटीन था कि नहीं था, तो वो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल था। तो इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से क्या बन गया, फाइब्रिन। और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन किसने बनवाया, थ्रोम्बिन एंजाइम ने बनवाया। और ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है वो किससे बना है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से। और फिर वही बानी, जो प्रोथ्रोम्बिन है इसको थ्रोम्बिन में एक्टिवेट किसने किया, तो वो किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने किया। किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने किया, या मैं बोलूंगा थ्रोम्बोप्लास्टिन ने किया। ठीक है। अब जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो कैसे बनता है, तो इसके लिए एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन रहता है जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसमें प्लाज्मा के बहुत सारे फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मैं तो बोलूंगा 13 फैक्टर्स काम करते हैं। उन 13 के नाम अभी बताना जरूरी नहीं है, बट वो 13 फैक्टर है, पूरे पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीसरे नंबर का फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरे नंबर का होता है प्रोथ्रोम्बिन, और पहले नंबर का होता है फाइब्रिनोजन। तो एनसीईआरटी में 3 के तो क्लियर नाम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैस्केड थ्योरी के वो नाम लिख रहा है वो बाकी फैक्टर्स की भी बात कर रहा है। ठीक है। तो वो इनएक्टिव कंडीशन में थे, वो एक्टिव हो के लास्ट में थ्रोम्बोकाइनेज बना देंगे, और ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना देगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना देगा, और इन धागों में ये डेड और डैमेज सेल फंस जाएंगे और आप में क्लॉट बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जहां पर आपको इंजरी या ट्रॉमा होता है वहां पर प्लेटलेट भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कोएगुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको कट या चोट लगती है वहां पर टिश्यू भी कुछ फैक्टर्स निकालते हैं, वो भी कोएगुलेशन की मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन की प्रोसेस है उसमें कैल्शियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। यानी क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम हर एक स्टेप पे काम करता है, बहुत जरूरी आयन है ये। तो ये हो गया आपका कोएगुलेशन। अब हम पढ़ते हैं आपका लिम्फ। ठीक है। लिम्फ को हम बोल सकते हैं लिम्फोइड, सॉरी टिश्यू फ्लूइड। ठीक। तो जब भी हमारा ब्लड कैपिलरी के थ्रू टिश्यू में जाता है तो वहां पे कुछ वाटर और बहुत सारे जो वाटर सॉल्युबल स्मॉल सब्सटेंस हैं वो कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं टिश्यू के पास में। जैसे मान चलो ये कैपिलरी है, ठीक है, तो कैपिलरी से पानी बाहर निकल आएगा, साथ में जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो भी निकल के आ जाएंगे, और ये आपका क्या है, टिश्यू या सेल्स है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। तो कैपिलरी से पानी और पानी के साथ पानी में घुलने वाले बहुत सारे सब्सटेंस का इंटरसेलुलर स्पेस में निकल आना। ठीक है। उसके बाद उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। उसी टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद क्या बोल देंगे, लिम्फ, या राउंड फिगर में आप टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ बोल सकते हो। ठीक है। तो कुल मिला के आपके कैपिलरी से हर चीज आ जाती है, सिर्फ आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आ पाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन्स नहीं आ पाते हैं, बाकी हर चीज आ जाती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ये जो फ्लूइड है जो कैपिलरी से निकला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको आपने नाम दिया है, टिश्यू फ्लूइड नाम दिया, वो आपके ब्लड के प्लाज्मा के फ्लूइड जैसे होता है लगभग। ठीक है। इसका देखो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। ठीक है। अब क्या होगा, इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो आपके बॉडी के सेल्स और ब्लड है इनके बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। यानी ब्लड से कोई चीज सेल्स चाहिए, सेल को चाहिए, या मैं बोलूंगा सेल को कोई चीज, सेल से कोई चीज ब्लड में जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगी, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जाएगी या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड के थ्रू ही होगा। ठीक है। इसके अलावा एक वेसल्स का नेटवर्क और होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन, उसको वापस ले जाके आपके मेजर वेन में डाल देता है। ऐसा क्यों हुआ? टिश्यू फ्लूइड किससे बना था? ब्लड जो कैपिलरी में फ्लो हो रहा था ना, उससे कुछ प्लाज्मा निकल आया था। तो अगर आपका ब्लड ऐसी लगातार लीक होता रहा तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जो ब्लड का पार्ट फिल्टर होके आया था, जिसको आपने टिश्यू फ्लूइड बोला था, उसी को वापस ब्लड को देना पड़ेगा ताकि ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे। इसके लिए ऊपर वाले ने आप में क्या बना दिया, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम उस निकले हुए टिश्यू फ्लूइड को वापस वेन में डाल देगा, यानी सर्कुलेशन में वापस पहुंच जाएगा। ओके। तो जो
लिम्फेटिक सिस्टम है उसी के अंदर इस फ्लूइड का नाम हमने क्या दे दिया है बेटा, लिम्फ दे दिया है। और लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो आप में इम्यून रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, इसके अलावा लिम्फ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को भी कैरी करने का काम करता है। आपकी जो इंटेस्टाइन की विलाई है उनकी जो लिम्फ कैपिलरी है उसको बोलते हैं लैक्टियल, ये भी फैट के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक, तो ये दो होते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है आर्थ्रोपोड में और मोलस्का में होता है। इनमें जो हार्ट है वो ब्लड को ओपन स्पेस में यानी बॉडी कैविटी में पंप कर देगा, और बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं साइनस। यानी इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड is pumped by heart into open channels, into open space, into body cavity। यानी यहाँ पर आपके बॉडी की जो सेल्स हैं और जो ब्लड है उसके बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा। There is no tissue fluid, there is no interstitial fluid। ओके, और जो आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस में होता है बेटा, एनिलेडा में होता है और कॉर्डेट्स में होता है। इनमें हार्ट हमेशा क्लोज नेटवर्क में ही ब्लड को पंप करेगा, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो कैपिलरी हो। यानी इनमें कभी भी ब्लड बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। इनमें बीच में आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जरूर मिलेगा, और ये ज्यादा एडवांटेजियस है। ठीक है, इसमें इसका फ्लो ज्यादा रहेगा और ये आसानी से बहुत अच्छे से रेगुलेट भी होता है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में मस्कुलर चैम्बर डक्ट होता है। फिश में 2 चैम्बर डक्ट होता है जिसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल को छोड़ के 3 चैम्बर डक्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर डक्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो अगर हम मछलियों की बात करते हैं तो जो मछलियों का हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देगा, कहां पर, गिल्स के लिए, और गिल्स में क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। इसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई कर देगा और बॉडी में जाने के बाद ये वापस क्या हो जाएगा, गंदा, यानी डीऑक्सीजनेटेड, और ये वापस किस में आ जाएगा, हार्ट में। तो कुल मिला के आप अगर मछली का हार्ट देखोगे ना तो उसमें ब्लड एक ही बार हार्ट से गुजरा है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, थोड़ा सा मैं जगह लेना चाहूंगा। देखो मछली का हार्ट कैसा होता है, ये तो उसमें एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो पूरे बॉडी से जो गंदा खून आया वो उसमें आया, ये कैसा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ब्लड इसमें आया, और ये पूरा गंदा खून किस में चला गया बेटा, गिल्स में चला गया। गिल्स में कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। ये शुद्ध खून पूरे बॉडी में चला गया, बॉडी में गंदा होके वापस आ गया। तो एक बार ये ब्लड इसके हार्ट से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेशन। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पहले देखो आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर। आगे हम बात करते हैं एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। इनमें क्या होता है बेटा, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं। ये होता है, इसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ के कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड। तो ये हो जाएगी राइट साइड मेरी और ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल एक ही है। तो इसका जो लेफ्ट एट्रिया है ये प्योर ब्लड को रिसीव करेगा बेटा। कहां से करेगा, फ्रॉग में लंग्स भी काम करते हैं तो लंग्स से करेगा, स्किन से करेगा और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करेगा। तो जो लेफ्ट एट्रिया है 3 चैम्बर्ड वालों का वो प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। कहां से करेगा, जहां जहां ब्लड का प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन होता है। और जो पूरे बॉडी का गंदा खून है वो किस में आ जाएगा, आरए में आ जाएगा। ये ब्लड कैसा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड कैसा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड है। तो ये गंदा खून और शुद्ध खून यहाँ पे मिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। तो बॉडी में कौन सा ब्लड पंप हो रहा है बेटा, मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो मैं ये भी चीज आपको दिखा देता हूं। In amphibians and reptiles, left atria receive oxygenated blood from gills, lungs and skin। ठीक है, गिल्स को भी इसमें शामिल कर लिया है
और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी के पार्ट से, ठीक है। उसके बाद ये खून मिक्स हो जाएगा और बॉडी में क्या होगा, मिक्स ब्लड पंप होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल था ना, तो शुद्ध और शुद्ध खून कैसे हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे, और बॉडी में मिक्स ब्लड पंप होने की वजह से उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन जो बर्ड्स, मैमल्स होते हैं ना और क्रोकोडाइल, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट था, सबको पता है। तो उनमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में, ध्यान देना। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ जाएगा, गंदा खून किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। यानी 4 चैम्बर्ड में 2 एट्रिया होते हैं, राइट और लेफ्ट, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो राइट एट्रियम क्या करेगा, पूरे बॉडी का गंदा खून इकट्ठा करेगा, और जो लेफ्ट एट्रिया है वो पूरे बॉडी का, यानी सॉरी लंग से प्योर ब्लड को इकट्ठा करेगा। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये खून लंग्स में शुद्ध होने को चला जाएगा, और जो शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रिया में आया था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में शुद्ध खून पंप कर दिया जाएगा। इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ब्लड आपकी बॉडी से 2 बार गुजरता है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, यहाँ पर देखो, ये आपका RA, ये है आपका LA, ये हो जाएगा RB, ये हो जाएगा LB। तो पूरे बॉडी का गंदा खून किस में आया, RA में आया, RA से किस में आया, वो RB में आया, RB से कहां चला गया, वो लंग्स में चला गया। लंग्स में देखो यही खून है ना, ये डॉट, यही डॉट यहां से गुजर के यहां पहुंच गया, शुद्ध होकर कहां पे आया, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहां से पूरी बॉडी में चला गया, चला गया। तो एक ही ब्लड एक बार आपके राइट हाफ से गुजरा, दूसरी बार लेफ्ट हाफ से गुजरा। इस आधार पर मैं इसको क्या बोल रहा हूं बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहा हूं, ठीक। चलिए, तो ये वापस पूरा का पूरा चेंज हुआ है क्या, एक बार मुझे चेक करने तो जरा, नहीं, सिर्फ उतना ही हिस्सा थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, नहीं सही तो है, वो हेडिंग आ रही है ना, इसलिए छोटा छोटा लिख रहा है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलके बनता है, ठीक है। तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है बेटा, मेसोडर्मली होता है, ठीक है। और ये थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, टिल्ट रहता है, तभी तो बोलते हैं हार्ट की पोजीशन लेफ्ट की तरफ ज्यादा होती है, ओके। अगर आप साइज देखेंगे तो ये क्लेंस्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी की तरह होता है, ओके। और इसका जो प्रोटेक्शन है वो डबल लेयर पेरिकार्डियम करता है, और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, ये स्मॉल है वेंट्रिकल से अगर हम कंपेयर करेंगे, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ये थोड़े से लार्जर होते हैं, ठीक है। अब दोनों एट्रिया के बीच में एक थिन मस्कुलर वॉल होती है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो दोनों एट्रिया को एक दूसरे से आपस में अलग करने का काम करता है। ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक मस्कुलर थिक पार्टीशन होता है, थिक वॉल्ड पार्टीशन रहता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स को आपस में अलग करने का काम करता है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। ऊपर वाला थोड़ा सा पतला सेप्टम था, नीचे वाला थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक हॉरिजॉन्टली भी एक सेप्टम होगा ना, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पाया जाने वाला सेप्टम ये बना होता है थिक फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है। तो इनमें ओपनिंग होती है, कैसी ओपनिंग होती है, जो आपका राइट साइड का एट्रियम है वो राइट ही साइड के वेंट्रिकल में खुलेगा। इनकी ओपनिंग पर 3 मस्कुलर फ्लैप वाला, 3 मस्कुलर कस्प वाला एक वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ऐसे जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो भी किसमें खुलता है, अपने साइड के लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये किसके थ्रू खुल रहा है, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर पार्टीशन में छेद है। यहाँ पर 2 कस्प या 2 फ्लैप वाला वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बिशप होते हैं ना चर्च में, उनके हेड जैसा होता है, टॉप जैसा होता है,
ठीक है, तो कुल मिला के ये मैंने आपको ओपनिंग बता दी। अब आगे देखो, अब आपका जो हाँ, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट तरफ का जो वेंट्रिकल है, उससे क्या निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा भी आप बोल सकते हो। और जो आपका लेफ्ट तरफ का वेंट्रिकल है, उससे क्या निकलेगा? एओर्टा निकलेगा। तो एओर्टा, इसको हम बोल सकते हैं सिस्टमिक एओर्टा भी बोलते हैं। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भी सेमीलुनर वॉल्व होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या थे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। वो लेफ्ट साइड में था बाइकस्पिड और राइट साइड में क्या था? ट्राइकस्पिड। लेकिन जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा निकलता है तो वहां पर भी वॉल्व होते हैं, लेकिन वो वॉल्व कैसे होते हैं बेटा? सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, आधे चांद जैसे होते हैं। सेमी मतलब हाफ, लूनर मतलब होता है चांद। ठीक है, तो ये सब जो वॉल्व है वो हमेशा क्या करते हैं? ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं और ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए इसको सुनिश्चित करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। जो आपका हार्ट है उसका जो पूरा का पूरा मतलब काय से बना है? मेनली कार्डियक मसल से बना है। हम टिश्यू में पढ़ते हैं ना, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन हार्ट, नाम ही है उसका। कार्डियक मसल्स किस में होंगे बेटा? हार्ट में होंगे। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिकर होती है देन एट्रिया, यानी एट्रिया की जो कार्डियक मसल्स हैं या जो मस्कुलर वॉल है वो थिन है और वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल है वो थिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल्स को बेटा पंपिंग करने का काम करना है, जबकि एट्रिया क्या काम करते हैं? सिर्फ रिसीविंग का काम करते हैं। तो पंपिंग करने के लिए उनकी जो वॉल है उसको थिक होना चाहिए और होती भी है। इसके अलावा क्या होता है? जो आपके हार्ट के मसल्स है ना, उसमें स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर पाया जाता है, इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। और इसके पैच हार्ट के अलग अलग हिस्से में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये नोडल टिश्यू है तो मसल्स पर काम करेगा नर्वस टिश्यू की तरह। ओके, तो इसके पैच आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राइट एट्रियम का राइट अपर कॉर्नर है, वहां पर मिलता है आपको SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसके अलावा जो दूसरा पैच है वो भी आपको राइट एट्रियम में मिलेगा, लेकिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा। उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में, यानी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में किसके पास में? वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में, और उसका हम नाम रखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AB नोड। ठीक है, यहां से एक बंडल निकलेगा, उसको बोलेंगे AB बंडल। और ये AB बंडल किससे निकला है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकला है। आगे चल के ये बाइफर्केट हो जाएगा, बंडल ऑफ फिशमा हो जाएगा, और इसकी ब्रांचेज अल्टीमेटली कहां पे घुस जाएंगी? वेंट्रिकल्स की दीवार में घुस जाएंगे, जिसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। यानी जो इंपल्स ऐसे नोड में बना था वो AB नोड में गया, AB नोड से AB बंडल निकला, फिर उससे बन गया बंडल ऑफ फिश, फिर उसकी ब्रांचेस को हमने क्या बोल दिया? पर्किंजे फाइबर, जो वेंट्रिकल की वॉल्स में धस गए। ओके, अब जो ये नोडल मस्कुलेचर है, जो स्पेशलाइज्ड मसल्स है, जिसको मैंने क्या बोल दिया? नोडल मस्कुलेचर, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी होती है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, मतलब ये ऑटो एक्साइटेबल है। लेकिन इसके जो पैच थे SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ फिश, पर्किंजे फाइबर, इनमें हर मिनट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। इसमें उसके बारे में लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। SA नोड 70 से 75 पर मिनट के इंपल्स पैदा कर सकता है, करता ही है। AB नोड 60 पर मिनट के इंपल्स पैदा कर सकता है। बंडल ऑफ फिश 40 पर मिनट के इंपल्स पैदा कर सकता है। जो पर्किंजे फाइबर है वो 30 से 35 पर मिनट के इंपल्स पैदा कर सकता है। हालांकि इतने इंपल्स पैदा करने से या इतनी कम धड़कन होने से आप जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि जितने भी पैच हैं वो सब भी पर मिनट अलग अलग टाइप के इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऐसे नोड की। ये मैक्सिमम इंपल्स को जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 से 75 पर मिनट। यानी ऐसे नोड धड़कन का कितना करंट पैदा करता है? 70 से 75 पर मिनट का करता है। और ये क्या करेगा? आप में इनिशिएटिंग कर देगा किसको? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो दिल की जो धड़कन है
उसको एक्चुअली कौन स्टार्ट कर रहा है, ऐसे नोट कर रहा है, और कितना बार धड़का रहा है वो 70 से लेकर 75 पर मिनट तक, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि पेस को जनरेट करता है। ओके, नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो होती है हमारी 70 से लेकर 75 पर मिनट। एवरेज अगर आप निकालना चाहोगे तो 72 पर मिनट आपका दिल धड़कता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में आप चारों चैम्बर को इमेजिन कर लो, आप में 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो चारों चैम्बर्स हैं हार्ट के वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो बॉल है वो ओपन रहेंगे, जिससे जो ब्लड आएगा, चाहे वो पल्मोनरी वेन से आए चाहे वो वेना कैवा से आए, वो डायरेक्टली अपने अपने साइड के एट्रिया से अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में जाता रहेगा। इसका मतलब क्या है, वेना कैवा से किस में आया था, राइट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से किस में आया था, लेफ्ट एट्रियम में। तो इस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हैं, तो दोनों साइड का ब्लड अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में फ्रीली चला जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब देखो इस समय जो सेमिलुनर वॉल्व हैं वो कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, इस समय बंद है। जॉइंट डायस्टोल में सेमिलुनर वॉल्व कैसे बेटा, बंद है। अब क्या होगा, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, जिससे दोनों एट्रिया एक्साइट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जब एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल में जाने वाला कितना परसेंट, 30% ज्यादा। अब खुद ही सोचो ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल में जाने वाला ब्लड 30% स्पीड से नहीं जाएगा, स्पीड से जाएगा। पहले देख सोचो, एट्रिया ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है, तो जब दोनों खुले हैं चारों चैम्बर तब स्पीड अलग होगी। जब ऊपर के चैम्बर को आप दबाओगे तो स्पीड से नहीं आएगा, वो कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ गया है, 30% से बढ़ गया है। ठीक है, अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहां पे पहुंच गया, वेंट्रिकुलर साइड पे पहुंच गया, एबी नोड पे पहुंच गया, एबी नोड से एबी बंडल पे पहुंच गया, और वहां से वो बंडल ऑफ फिश से होते हुए परकिंजे फाइबर्स के थ्रू जो वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल है उस तक पहुंच गया। इससे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसी समय पर एट्रिया किस कंडीशन में रहेगा बेटा, डायस्टोल में रहेगा। ओके, अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर वो बढ़ेगा। जब वेंट्रिकल ऐसे होंगे तो उनके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ओके, और वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस पर प्रेशर पड़ेगा, सेमिलुनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड में है, और एओर्टा जो कि लेफ्ट साइड में है। जब प्रेशर पड़ेगा उन पर तो सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते गए तो इतना प्रेशर बढ़ गया कि सेमिलुनर वॉल्व को खुलना पड़ा, और इसी प्रेशर से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो गए थे, लेकिन खुले कौन, सेमिलुनर वॉल्व खुल गए। ओके, चलिए, तो इससे क्या होगा, खुल जाएंगे, जिससे ब्लड इन वेंट्रिकल से अपने अपने साइड की सर्कुलेशन पाथवे में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल का लंग्स में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरे बॉडी में चला जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। उसके बाद क्या होगा, अब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, मतलब रिलैक्स होगा, जिससे जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो वापस रिलैक्स होगा, तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरने लगेगा। उससे क्या हो जाएगा, जो सेमिलुनर वॉल्व खुले थे वो वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जो खून पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में गया था वो वापस लौट नहीं पाए, तो ये बंद हो गए। तो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो सेमिलुनर वॉल्व खुले थे, लेकिन जैसे वो रिलैक्स हुए, प्रेशर कम हुआ, तो सेमिलुनर वॉल्व बंद हो गए, जिससे उसने बैकवर्ड फ्लो को भी रोक दिया। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर और आगे गिरता जाएगा। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है, जो आपका एट्रिया है दोनों साइड के, उसमें क्या हो रहा है, ब्लड आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो जो उसमें ब्लड है भरता जाएगा एट्रिया में, वो भी एक प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व वापस खुल जाएंगे, जिससे वही पुरानी कंडीशन हो जाएगी, फिर से आपके वेंट्रिकल्स
मतलब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा और ब्लड फ्रीली मूव करेगा। तो यही कहानी बार बार रिपीट होके चलती रहती है। ओके, तो देखो जरा, sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle। यानी सीक्वेंस से होने वाले इवेंट, हार्ट के सीक्वेंस से होने वाले इवेंट जो चक्रीय रूप से रिपीट होते रहते हैं उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, दोनों का, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का। हाँ, साइमल्टेनियसली नहीं होता है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कार्डियक साइकिल में एक बार एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल हो जाते हैं और एक बार वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल हो जाते हैं, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका हार्ट बीट है वो कितना है, 72 पर मिनट से चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में बहुत सारे कार्डियक साइकिल आप में होते हैं और कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल क्या होगा, हर एक वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेट 70 ml ब्लड को पंप करेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक धड़कन में आपके वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, जो आप में होती है 70 से 75 बार या 72 बार आप मान सकते हो, तो उससे आपका क्या निकल आएगा, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हर एक मिनट में आपका वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसकी वैल्यू होती है 5000 ml या 5 लीटर। जबकि एक धड़कन में जो ब्लड पंप हो रहा था वो था स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना हो रहा है वो हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। ओके, तो हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। यानी हमारी बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अल्टर कर सकता है, हार्ट रेट को भी कम ज्यादा कर सकता है और अल्टीमेटली वो कार्डियक आउटपुट को भी अल्टर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो जो वर्ल्ड क्लास के एथलीट हैं उनमें कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है देन ऑर्डिनरी मैन। अगर मैं बात करूं तो जो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं उनके अंदर कार्डियक आउटपुट एक मिनट में 30 लीटर पर मिनट तक जा सकता है, और आम आदमी में कितना जाएगा, थोड़ा ठीक ठाक है तो 20 लीटर पर मिनट। जबकि एक मिनट में कितना जा रहा है अभी, 5 लीटर। लेकिन इमरजेंसी में जा सकता है तो वो ज्यादा जा सकता है। तो कैसे होगा, हार्ट रेट को बढ़ाकर, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाकर या कम कर हो सकता है ना, कार्डियक आउटपुट को कम ज्यादा किया जा सकता है ना, इसके थ्रू हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करके। ओके, अब देखो, जब भी कार्डियक साइकिल होता है तो आपको दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं जिसको आप स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हो। तो पहली जो हार्ट साउंड उसको बोलते हैं लव, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आती है, और दूसरी जो हार्ट साउंड है इसको बोलते हैं डब, जो कि सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से आती है। और इन साउंड का क्लिनिकली भी सिग्निफिकेंस है, यानी रोगों के निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम आवाजों से पता कर सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। ठीक है, ग्राफ मतलब यहाँ पर मशीन से है, और जो पेपर पर आप निकालते हो वो होता है ग्राम, दोनों में अंतर रखना। ठीक है, तो हमने पिक्चरों में देखा होगा या हॉस्पिटल में देखा होगा, वो मॉनिटर लगा रहता है, पेशेंट, आपने पिक्चर में देखा होगा ना, ऐसी आवाज आती रहती है, पिप 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 पिप, लास्ट में आवाज आती है पी, मतलब पेशेंट किसमें चला गया, कार्डियक अरेस्ट, यानी वो मर चुका है। ठीक है, तो मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और जो पेपर पर आपको रिप्रेजेंटेशन मिला है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी क्या है, ये कुछ नहीं है बेटा, आपके हार्ट में ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हुए हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है, उसी को पेपर पर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक धड़कन में आपके हार्ट में एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ पर्किंजी फाइबर, उनके करंट में जो कुछ भी चेंज हुआ था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो कुछ भी चेंजेस हुए, उनको ग्राफ के फॉर्म में पेपर पर शो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड ईसीजी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट मशीन से जोड़ देंगे। मशीन में होते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं,
2 लीड को उसके एक एक कलाई से जोड़ देंगे, रिस्ट से जोड़ देंगे और एक को उसके लेफ्ट एंकल यानी एडी से जोड़ देंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ईसीजी आया है, इसलिए हम बहुत सारी लीड उसके चेस्ट रीजन में लगा देंगे और उसको लगाने के पहले हम क्या लगाते हैं, कंडक्टिव जेल लगाते हैं जिससे एक्यूरेसी अच्छी हो। इसके बाद मशीन का बटन दबा दोगे तो पेपर पर वो पूरा ग्राफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो ईसीजी है उसमें पीक को देखना, तो पीक को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो लेटर कहां से कहां तक है, पी से टी तक है, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटर क्या करते हैं, इनकी कुछ ना कुछ एक महत्व होता है कि कौन सा वेव क्या शो कर रहा है, कौन सा लेटर को क्या शो कर रहा है, तो उसी को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो जो पी वेव है वो आपके अंदर एट्रिया के अंदर एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपके वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। तो क्यू के जस्ट बाद वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो जाएगा और टी वेव के एंड तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, ये जो टी वेव है, जो क्यूआरएस ने क्या किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। फिर से देखो, पी वेव ने क्या किया, दोनों एट्रिया को सिस्टोल कर दिया, यानी डीपोलराइजेशन कर दिया। क्यूआरएस ने क्या कर दिया, वेंट्रिकल को डीपोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव ने क्या कर दिया, जो वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो वापस क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। ओके, टी वेव, अच्छा ये देखो, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो टी वेव का जो अंत है, मतलब वो क्या शो कर रहा है कि सिस्टोल खत्म हो गया, मतलब डायस्टोल चालू हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी ईसीजी में QRX कॉम्प्लेक्स को काउंट करके उसमें हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक QRS मतलब एक बार हार्ट ऐसे वेंट्रिकल QRS 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 QRS। ठीक है, अब इन जो वेव्स हैं ईसीजी के अंदर, उनमें PQRS की किसी में भी कोई भी डेविएशन है, किसी भी तरीके की विकृति है, एबनॉर्मलिटी है, तो वो आपको डिसीज या कोई भी एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। तो इनका भी ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ओके, आगे देखते हैं, हम डबल सर्कुलेशन देखते हैं। ठीक, तो जो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो फिक्स रूट में होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ये ब्लड वेसल्स को मेजॉरिटी अगर हम देखें तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स। इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग 3 लेयर से बनी होती है। तो सबसे अंदर की लेयर होती है, चाहे वो आर्टरी की हो चाहे वो वेन की हो, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, यानी ट्यूनिका इंटीमा एंडोथेलियम, जो कि एक तरीके का क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, उससे बना होता है। और दूसरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, जिसका नाम हम रखते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये बना होता है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बना होता है। और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किससे बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ना। आप अगर आर्टरी और वेन में कंपेयर करोगे तो ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, किसमें, वेन में, यानी ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में मोटी होती है, वेन में पतली होती है। क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड झटके के साथ बहता है, जर्क के साथ बहता है, जबकि वेन्स में स्लोली फ्लो करता है। ओके, चलिए आगे देखो, ये यहाँ पे बताया गया आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको डायग्राम से बता देता हूँ। पहले डायग्राम में बनाऊंगा आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये आपका RA हो जाएगा, ये आपका LA हो जाएगा, ये आपका RV और ये आपका LV। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। कोई भी सर्कुलेशन पूछा जाए, आप उसको वेंट्रिकल से स्टार्ट करना और एट्रिया में एंड करना। वेंट्रिकल से स्टार्ट क्यों करना, क्योंकि वेंट्रिकल ही पंपिंग का काम करते हैं। तो आपकी बॉडी पे ऐसा वो खतरे का निशान होता है ना, ट्रांसफार्मर के ऊपर, ऐसा बना लेना। ठीक है, तो देखो, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देगा, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कैसा खून है ये बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। कहां पे कर देगा, लंग्स में कर देगा, दोनों लंग्स में कर देगा। ये किस में कर दिया उसने, लंग्स में कर दिया। ठीक है, लंग्स से, चलो इधर भी चला जाएगा लो, इधर भी लंग्स से, कोई दिक्कत नहीं। लंग्स में शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद ये ब्लड वापस किस में आ जाएगा,
लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड। तो आरबी से लेके जो एलए तक का रूट है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये सर्कुलेशन भी तो लंग्स के थ्रू हुआ, ठीक है। तो आरबी पंप इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रिया थ्रू पल्मोनरी वेन। तो आरबी से एलए तक का जो रास्ता है वो हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब मैं बात करता हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, ये भी बहुत आसान है। ये हो जाएगा आपका आरए, ये हो जाएगा आपका एलए, ये हो जाएगा आपका आरबी, ये हो जाएगा आपका एलबी, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलेशन को आपको वेंट्रिकल से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट कर दो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? एओर्टा। एओर्टा कहां चला जाएगा बेटा? बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ये कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी को दे देगा। बॉडी के बाद ये डी ऑक्सीजनेटेड होकर कहां पे खुल जाएगा? आरए में। तो एलवी टू आरए क्या हो गया आपका? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और आरबी टू एलए, मैंने बोला ना, देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसा निशान बना। तो बड़ा वाला पाथ कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये प्योर ब्लड बॉडी को देगा एओर्टा के थ्रू, बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और बदले में CO2 डाल दिया जाएगा और ये CO2 वेना कैवा के थ्रू वापस आरए में आ जाएगा। तो ये इसमें बताया है बेटा, ओके, ठीक है। तो और देखो मैं इसमें और चीजें भी बताता हूं आपको। ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मिला के देखो, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो खून शुद्ध होने के लिए लंग्स में गया, शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रिया में आ गया, ठीक है। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध खून लेके बॉडी में जाएगा और बॉडी को क्या कर देगा? और न्यूट्रिएंट्स दे देगा, O2 दे देगा, और वहां पर जो टिश्यूज में खराब चीजें बन गई CO2 और हार्मफुल, उन सबको वापस लेके आ जाएगा ताकि उनको किडनी से बाहर आगे चल के एलिमिनेट करवा सके, ठीक है। एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन भी होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के अंदर, उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। इसको भी आप देखो बेटा जरा, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, ये आपका लिवर है। तो आपने जो कुछ खाया पिया वो विलाई में एब्जॉर्ब हो जाएगा, माइक्रोविलाई विलाई में, और यहां से हेपेटिक पोर्टल वेन से वो कहां चला जाएगा बेटा? लीवर में चला जाएगा, और लीवर फिर उसको डायरेक्ट आईवीसी में डाल देगा ताकि वो हार्ट में चला जाए, ठीक है। तो जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड है वो हेपेटिक पोर्टल वेन से आपके लीवर में आता है, और लीवर से वो हेपेटिक वेन से बाहर निकलेगा, और वो हेपेटिक वेन आपके बाकी के सर्कुलेशन में ऐड कर देगा। ऐसा इसलिए हुआ ताकि आपने जो कुछ भी खाया पिया वो लिवर चेक कर सके, इसलिए हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा बेटा और क्या होता है, ये चीजें मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी अपने लिए। इसके अलावा एक सिस्टम और है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी हार्ट की जो मसल्स है उसको प्योर ब्लड सप्लाई कर देगी, और हार्ट की अंदर जो प्योर ब्लड गया था वो इम्प्योर हो जाएगा और वो कोरोनरी साइनस से वापस राइट एट्रियम में लेके आ जाएगा। यानी हार्ट को जो प्योर ब्लड दिया जा रहा है और उससे जो गंदा खून वापस लिया जा रहा है उसी को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये बात अलग है कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, शुद्ध ब्लड पंप करता है, गंदा खून इकट्ठा करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो हार्ट की खुद की दीवार है उसको शुद्ध खून नहीं चाहिए क्या? तो उसको कोरोनरी आर्टरी क्या करेगा? प्योर ब्लड सप्लाई कर देगा, और उसमें जो गंदा खून होगा वो कोरोनरी साइनस से वापस ले लिया जाएगा बेटा, ये इसका मतलब था, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन, आरबी से गया एलए में आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन एलबी से गया बॉडी को दिया, गंदा वंदा लेके आरए में आ गया। आप तो ऐसे कर देना तो दोनों सर्कुलेशन आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट है वो इंट्रिंसिकली अंदर से रेगुलेट, वो खुद ही रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। तो इसको जो नोडल टिश्यूज है उसके स्पेशलाइज्ड मसल्स है ना, वो इसको रेगुलेट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेटेड। यानी हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज है वो इंट्रिंसिकली या इस नोडल टिश्यू से रेगुलेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। इसी आधार पर हम इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट।
यानी इसमें जो नोडल टिश्यू है वो क्या है, मसल्स है, न्यूरॉन्स है, वो स्पेशल मसल्स हैं बेटा। मसल्स के होने की वजह से इसको हमने बोल दिया मायोजेनिक। मायो मतलब होता है मसल्स, और जिसमें हार्ट बीट को पैदा न्यूरॉन्स करेंगे, नर्वस सिस्टम करेगा पैदा, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और वैसे हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक। ओके, तो एक मेडुला में ऑब्लिगेटा में एक सेंटर भी होता है जो आपकी इसको हार्ट बीट को या कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। किसके थ्रू? एएनएस के थ्रू। हार्ट बीट खुद पैदा करता है, उसके नोडल टिश्यू करते हैं, लेकिन धड़कन को कम ज्यादा किया जा सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक, वो क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा, आपके अंदर हार्ट बीट के रेट को कम कर देगा, और जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन है उसकी स्पीड को भी कम कर देगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। कहने का मतलब कार्डियक आउटपुट को सिंपैथेटिक बढ़ा देगा और पैरासिम्पैथेटिक कम कर देगा। इसके अलावा जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं एड्रेनालिन, वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे हार्ट बीट को बढ़ाने से। ओके, आगे हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो पहले होता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक, तो जो आप में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। तो जो 120 है वो आपका सिस्टोलिक कंडीशन में रहता है। ठीक है, किस कंडीशन में होता है वो? सिस्टोलिक कंडीशन में रहता है, पंपिंग कंडीशन में रहता है। तो जो आपका 80 mm ऑफ Hg है ना, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है। तो नॉर्मल जो बीपी है आपका उसको कैसे लिखते हैं? 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार सिस्टोलिक 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, जिससे आपको हार्ट की डिजीज होगी, आपको हार्ट पर प्रेशर आएगा, और जो आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन और किडनी, इनको भी ये डैमेज करेगा। अगली डिजीज आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं ना, उन ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल और फाइब्रस टिश्यू का जमा हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे उसके अंदर की ल्यूमेन है वो कम हो जाएगी, जिससे हार्ट के मसल्स को मिलने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी बीमारी को बोलते हैं सीएडी। आप बोलते हो ना, पापा को ब्लॉकेज बताया, ब्लॉकेज मतलब वो सीएडी है। कोई ब्लॉकेज से हो सकता है या किसी चीज की डिपोजिशन से उसका ल्यूमेन, कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाना। एंजाइना क्या होता है बेटा? जब हार्ट के मसल्स को सीएडी की वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आपको चेस्ट में एक एक्यूट पेन होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, उसी को बोलते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और ये जो एंजाइना है ये मैन और वुमेन किसी भी एज में हो, किसी भी एज के उस मतलब दोनों को कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कॉमन केसेस देखे गए हैं वो मिडिल एज और बड़े लोगों में, एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी वही कंडीशन जिसमें हार्ट के मसल्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मैंने बोला ना, एंजाइना सीएडी की वजह से हो रहा है, और इसी की वजह से हार्ट अटैक भी होगा आपको। तीनों एक जैसे टर्म है। अगला आपका हार्ट फेल्योर। फेल्योर क्या बोलते हैं? जब कोई ऑर्गन अपना काम प्रॉपरली ना कर पाए, जब आपका हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में पंपिंग नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जितना O2 चाहिए था, जितना ब्लड चाहिए था, वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। और इसको कॉमनली हम क्या और बोल सकते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जनरली जो लंग्स है ना, उसमें कंजेशन की वजह से होता है। क्योंकि लंग्स में जब कंजेशन होगा तो लंग्स से हार्ट में भी ब्लड कम आएगा, जब हार्ट में ब्लड कम आएगा तो बॉडी को भी कम ब्लड पंप करेगा। एक धड़कन में कितना करना चाहिए? 70 ml। एक मिनट में कितना करना चाहिए? 5 लीटर। तो 70 ml पर बीट या 5 लीटर पर मिनट से कम करे तो बोल देंगे उसको हार्ट फेल्योर का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट, इसमें धड़कन ही रुक जाती है बेटा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और एक होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक भी किसके वजह से होगा बेटा? आपको सीएडी की वजह से होगा। तो सीएडी की वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं होगी, जिससे आपके हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगेंगे,
क्योंकि उनको इनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई है ना, प्रॉपर सप्लाई है ही नहीं सीएडी की वजह से, और आपको अटैक आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको मैंने फास्ट पढ़ाया, वन शॉट वीडियो था। अगर ये आपको पसंद आते हैं मेरे जो भी वन शॉट वीडियो है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।